तो जब भी हम प्लांट बेस्ड फूड मार्केट की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम जो दिमाग में आता है वो है भारत का, है ना। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। जो भी कंपनियां इस मार्केट में उतरना चाहती हैं ना, उन्हें पता चलता है कि ये बाजार जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं, काफ़ी जटिल है और इसे लेकर बहुत गलतफहमियां भी हैं। तो चलिए आज इसी भारतीय वीगन मार्केट के मिथ को और हकीकत की परतें खोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वीगनिज्म आखिर है क्या। मतलब जब हम वीगन शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है। देखिए, वेस्ट में तो इसे बहुत ही पर्सनल और नैतिक चॉइस माना जाता है। एक ऐसा फैसला जो जानवरों पर होने वाली क्रूरता को खत्म करने के लिए लिया गया हो। ये एक बेसिक बात है जिसे समझना जरूरी है, क्योंकि जैसा कि हम देखेंगे, भारत में कहानी थोड़ी या कहे काफी अलग है। और बस यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। भारत दुनिया का सबसे शाकाहारी देश। सुनने में तो ऐसा लगता है कि ये प्लांट बेस्ड बिजनेस के लिए एक जन्नत है ना, एक सुनहरा मौका। पर क्या वाकई ऐसा है? यही वो सबसे बड़ा मिथक है जिसे हम आज तोड़ने वाले हैं, और वो भी आंकड़ों और यहाँ की संस्कृति की गहरी समझ के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले इसी धारणा को तोड़ते हैं कि भारत एक शाकाहारी देश है। देखते हैं सच्चाई क्या है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, ये चौंकाने वाला है। जो आम धारणा है ना, उसके बिल्कुल उलट। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 क्या कहता है कि भारत में सिर्फ 27 से 29% लोग ही शाकाहारी हैं। सोचिए, कहाँ हम ये मानकर चलते हैं कि पूरा देश ही वेजिटेरियन है। तो ये है उस मिथक पर पहली और सबसे बड़ी चोट। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। अब इस आंकड़े को देखिए। उसी सर्वे के हिसाब से 15 से 49 साल के 83.4% पुरुष, मैं फिर से दोहराता हूं, 83.4% पुरुष मांस खाते हैं। ये आंकड़ा छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। ये शाकाहारी राष्ट्र वाली पूरी इमेज को आप कह सकते हैं चकनाचूर कर देता है। जमीनी हकीकत कुछ और ही है। और देखिए, ये सिर्फ लोगों के कहने की बात नहीं है। असल खपत के आंकड़े देखिए। ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है कि जानवरों से मिलने वाले प्रोडक्ट्स की खपत कम तो हो ही नहीं रही, बल्कि तेजी से बढ़ रही है। 2007 से 2017 के बीच दूध का प्रोडक्शन 63% बढ़ा और चिकन का 114%। मतलब मार्केट की हवा किस तरफ बह रही है, ये बिल्कुल साफ है। तो सवाल ये है कि इन आंकड़ों का मतलब क्या है। ये नंबर तो हमने देख लिए, पर असली कहानी तो इन नंबर्स के पीछे छिपी है। चलिए अब जरा गहरे उतरते हैं और उन सांस्कृतिक वजहों को समझते हैं जहां से ये सब कुछ जुड़ा है। और यहीं पर सबसे बड़ा अंतर सामने आता है। देखिए, भारत में खाना पीना सिर्फ एक पर्सनल चॉइस नहीं है। वेस्ट में कोई वीगन या वेजिटेरियन बनता है तो शायद एनिमल वेलफेयर या पर्यावरण के लिए, लेकिन भारत में ये अक्सर आपके धर्म, आपकी जाति और शुद्धता की धारणाओं से जुड़ा होता है। ये आपको जन्म से मिलता है, और ये एक बहुत बहुत बड़ा फर्क है। ये जो लाइन है ना, गाय हमारी माता है, ये सब कुछ कह देती है। ये सिर्फ एक जानवर नहीं है, यहाँ गाय को माँ का दर्जा दिया गया है। तो जब आप किसी वीगन मैसेज के साथ आते हैं जो सिर्फ एनिमल राइट्स की बात करता है, तो वो इस गहरी सांस्कृतिक और धार्मिक भावना से टकराता है और मामला काफ़ी पेचीदा हो जाता है। और इसी वजह से दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स भारतीय समाज में इतने गहरे बसे हुए हैं। इसे सिर्फ एक खाने पीने की चीज़ की तरह नहीं देखा जाता। भारत की जो डेयरी क्रांति थी, उसे लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का श्रेय दिया जाता है। तो दूध यहाँ सिर्फ दूध नहीं है, ये तरक्की का, विकास का प्रतीक है। अब सोचिए, वेस्टर्न वीगनिज्म, जिसका एक मूल सिद्धांत ही डेयरी से परहेज करना है, वो इस सांस्कृतिक और भावनात्मक दीवार से कैसे टकराएगा। चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और उन मनोवैज्ञानिक और सामाजिक फैक्टर्स को देखते हैं जिन्हें समझे बिना इस बाजार में टिकना नामुमकिन है। लोग मांस क्यों खाते हैं, इसके पीछे की साइकोलॉजी को 4 N's से समझा जा सकता है। मतलब ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि मांस खाना नेचुरल यानी प्राकृतिक है, नॉर्मल यानी समाज में आम बात है, नेसेसरी यानी सेहत के लिए जरूरी है, और नाइस मतलब स्वादिष्ट है। कोई भी वीगन मैसेजिंग हो, उसे इन 4 गहरी जमी हुई धारणाओं को पार करना ही होगा। और ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है जो मार्केट रिसर्च करने वालों के लिए बेहद जरूरी है। इसे फ्रंट स्टेज और बैक स्टेज बिहेवियर कहते हैं। मतलब सामाजिक दबाव में परिवार के सामने कई लोग शाकाहारी होने का दिखावा करते हैं, लेकिन बैक स्टेज यानी अकेले में या दोस्तों के साथ वे मांस खाते हैं। इसका सीधा मतलब क्या हुआ कि असल में मांस की खपत रिपोर्ट किए गए आंकड़ों से कई ज्यादा हो सकती है। लेकिन
इसका मतलब ये नहीं कि यहां मौके नहीं हैं, बिल्कुल हैं। प्लांट बेस्ड मीट के लिए सबसे ज्यादा खुलापन कहां दिख रहा है? संपन्न शहरी भारतीय उपभोक्ताओं में। ये वो लोग हैं जो नए प्रोडक्ट्स आजमाने के लिए तैयार हैं, और यही वो टारगेट ऑडियंस है जिस पर कंपनियों को अपना ध्यान लगाना चाहिए। तो अब सवाल आता है कि फिर क्या करें? चलिए अब उन रणनीतियों और तरीकों पर एक नजर डालते हैं जो भारत में सच में काम कर रही हैं। ऑल क्रीचर्स ग्रेट एंड स्मॉल जैसे ऑर्गेनाइजेशंस इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। उनका तरीका क्या है? वे किसी को जज नहीं करते, किसी पर कोई फैसला नहीं थोपते। इसके बजाय वे एक सपोर्टिव कम्युनिटी बनाते हैं, एक सोशल नेटवर्क। और भारत जैसे देश में जहां समुदाय की भावना इतनी मजबूत है, ये तरीका कहीं ज्यादा असरदार साबित होता है। और अगर सोशल मीडिया की बात करें तो 2 रणनीतियां खास तौर पर सफल रही हैं। एक ऑनलाइन चैलेंज जैसे चैलेंज 22+, ये लोगों को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से गाइड करते हैं। और दूसरा ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करना जो अपनी पर्सनल जर्नी शेयर करते हैं, अपना कैसे करें वाला अनुभव बताते हैं। इससे लोग उनसे ज्यादा आसानी से जुड़ पाते हैं। और एक बहुत बहुत ज़रूरी बात, वो है भाषा का इस्तेमाल। वीगन शब्द कई बार लोगों को थोड़ा आक्रामक या विदेशी लग सकता है। जो कैंपेन सफल हुए हैं वो इस शब्द की जगह प्लांट बेस्ड डाइट जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और अधिकारों की जगह दया या काइंडनेस पर फोकस करते हैं। ये सुनने में छोटा सा बदलाव लगता है, पर इसका असर बहुत बड़ा होता है। तो आखिर में सार क्या है? यही कि भारत में सफलता सिर्फ एक डाइट या एक प्रोडक्ट बेचने से नहीं मिलेगी। सफलता मिलेगी यहाँ की गहरी, जटिल और विविध संस्कृति को समझने से, उसका सम्मान करने से। सवाल ये नहीं है कि आप क्या बेच रहे हैं। असली सवाल ये है कि आप जो बेच रहे हैं उसे इस संस्कृति का एक हिस्सा कैसे बना रहे हैं। यही असली चुनौती और अवसर है।